हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। देखा जाए तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके समक्ष जो है इसको पॉइंट व्यू प्रस्तुत किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत इस बात को परिचालक है कि इसको सबसे प्रथम देखा जाए जनसंख्या संक्रमण जो है वैरेन एस थॉम्पसन जो कि 1929 द्वारा गढ़ी गई थी। यानी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है सब प्रथम हमारे समक्ष आया था तो वो भी वैरेन एस थॉम्पसन के कारण ही आया था जो कि 1929 में इन्होंने बनाई थी। कहते हैं ये एक अवधारणा है, जो ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है एक तरह का अवधारणा है। और बाद में देखा जाए तो परिवर्तन की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए फ्रैंक डब्ल्यू नोस्टीन ने 1945 द्वारा काफ़ी इसको लोकप्रिय किया गया। यानी जब 1929 में वैरेन एस थॉम्पसन ने इसको जो है बनाया, लेकिन ये फेमस तब हुआ जब जो फ्रैंक डब्ल्यू नोस्टीन ने 1945 में इसको काफ़ी लोकप्रिय किया, जो आज की औद्योगिक सभ्यताओं और विशेष रूप से यूरोपीय में जन्म जो है मृत्यु और जनसंख्या वृद्धि के रुझान की व्याख्या करती है। देखा जाए तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहीं ना कहीं जन्म पर, मृत्यु पर और जनसंख्या वृद्धि के रुझानों पर जो है बनाई गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो आज के आधुनिक युग में जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि में रुझान हमें देखने को मिला है, आने वाला समय में ये काफ़ी कष्टदायक भी सिद्ध हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसकी महत्ता और इसके गुणों को और जनसंख्या सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक समझें। देखा जाए तो अधिकांश भाग में जनसंख्या परिवर्तन की यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। जो जनसंख्या में परिवर्तन हमें देखने को मिला है तो यह 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। और हर एक क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या विस्तार के नियम के बजाय विकासवादी प्रक्रिया के सामान्य विवरण के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा कि जनसंख्या परिवर्तन को हम जनसंख्या विस्तार के नियम से जानें और इसकी बुनियादी ढांचा को जो है अध्ययन करें और इसके बारे में एनालाइज करें। अगर हम संक्षेप में बात करें तो यह एक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सिद्धांतों की व्याख्या करना है। जनसंख्या संक्रमण एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत हम जो है इसके उद्देश्य को सार्वभौमिक सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते हैं, जो जनसंख्या को नियंत्रण करते हैं और औद्योगिकरण के परिणाम का जो है मानव आबादी आकार और संरचना में कैसे विकसित होती है, ये बात ध्यान देना है। कहते हैं जिस प्रकार भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, एक समय आएगा जो कि बहुत ही मुश्किलों से भारत के लोगों को गुजरना पड़ेगा। कहते हैं इस पर रूल रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है और इसमें जो है जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि नियंत्रण रहेगा तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखा जाए तो किसी देश की जनसंख्या इतिहास का वर्णन करने के लिए इसे व्यापक रूप से एक मूल्यवान तकनीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो होती है वो हर एक देश स्वीकार करता है और इसको स्वीकार करने की अपना एक मापदंड होता है। देखा जाए तो इसे व्यापक रूप से एक मूल्यवान तकनीक के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसके आगे उसको अध्ययन भी करना स्वाभाविक बन जाता है। जब सभ्यता ज़्यादातर ग्रामीण और कृषि और अशिक्षित संस्कृति से एक प्रभावशाली शहरी औद्योगिक और साक्षर आधुनिक समाज की ओर बढ़ी, तो सिद्धांत उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर से कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर की ओर जनसंख्या बदलाव का एक घनिष्ठ पैटर्न बताता है। तो ये बात कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात है कि जब सभ्यता ज़्यादा ग्रामीण थी, कृषि और अशिक्षित थी, जहाँ पर देखा जाए तो उन क्षेत्रों में संस्कृति में एक जो है प्रभुशाली शहरी औद्योगिक साक्षर और आधुनिक समाज की ओर बढ़ रही थी। एक तरफ देखा जाए भारत में तो ग्रामीण क्षेत्र थी, तो दूसरे और शहरी क्षेत्र था, जहाँ पर दुनिया ही बदली हुई थी। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में हर चीज़
पिछड़ी हुई थी, कृषि अशिक्षा का जो है प्रभाव था, और शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो हर जगह साक्षर थे, आधुनिक समाज थे। लेकिन देखा जाए तो सिद्धांत उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च जन्म दर को जो है मृत्यु दर को कम मृत्यु दर की ओर जनसंख्या बदलाव को देखने को मिला। यानी देखा जाए तो इस क्षेत्रों में उच्च प्रजनन क्षमता थी, और यहाँ पर देखा जाए तो उच्च मृत्यु दर भी थी, लेकिन प्रजनन कम था। लेकिन समय के साथ देखा जाए तो बहुत से ऐसे बीमारियों पर जो है कंट्रोल पा लिया गया, जिससे मृत्यु दर कम हो गई और प्रजनन की क्षमता बढ़ती चली गई, और जिस कारण से जो है जनसंख्या में बहुत बड़ा जो है पैटर्न में हमें बदलाव देखने को मिला। देखा जाए तो इसे आमतौर पर 3 चरणों वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, और ये महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो प्रजनन क्षमता में गिरावट अमरता में गिरावट से पहले होती है। आगे बात कही यही जाती है कि प्रजनन क्षमता अत्यंत मृत्यु दर के बराबर हो जाएगी, और अगली बात ये कहता है कि समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकीय परिवर्तन के साथ साथ होता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि समाज का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उसके जनसांख्यिकीय परिवर्तन के साथ साथ होता रहता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण परिकल्पना प्रमुख संक्रमण चरणों द्वारा प्रतिष्ठित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण परिकल्पना प्रमुख संक्रमण चरणों द्वारा प्रतिष्ठित होती है, और उच्च से निम्न जन्म और मृत्यु दर में बदलाव के 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। और इसे देखा जाए तो अन्य शोधकर्ता जैसे हैगेट ने 1975 में से 4 या 5 चरणों में विभाजित किया है। तो इसके हम 3 चरणों को भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी है, और आगे जो है हम इसके 5 चरण का भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए तो पूर्व संक्रमण चरण में जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि के साथ उच्च और अनियमित जन्म और मृत्यु दर होती है। देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूर्व संक्रमण चरण को जो है हमें देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और इसके अंतर्गत इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि के साथ उच्च और अनियमित जन्म और मृत्यु दर होती है। तो इसी पे जो है हमें पहला पॉइंट और पहला चरण यही बताता है कि तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि उच्च जन्म दर को मृत्यु दर में कमी करती है। तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में कमी। अब जानना सी बात है कि अगर उच्च जन्म दर होगा और मृत्यु दर में कमी होगी तो जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ेगा। दूसरा चरण इसी बात की तरफ इशारा करता है कि कम जन्म और मृत्यु दर के कारण धीमी जनसंख्या वृद्धि। कम जन्म हो और मृत्यु दर के कारण जो है धीमी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिले। तीसरा चरण यही बात को दर्शाता है कि जन्म और मृत्यु दर दोनों में काफ़ी गिरावट आती हो, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या शून्य जनसंख्या वृद्धि होती हो। तो देखिए ये जो है पूर्व संक्रमण चरण के 3 सिद्धांत हैं, जिसके अंतर्गत जनसंख्या संक्रमण के जो है सिद्धांत लागू होते हैं। लेकिन आगे कहते हैं इसको 5 भाग में भी बांटे गए हैं। देखा जाए तो इन सब विचारों से यही आता है कि पूर्व औद्योगिक संस्कृतियों की विशेषता उच्च जन्म दर और जन्म दर के साथ स्थिर आबादी थी, और यह एक छोटी सी धारणा बनता है और जनसंख्या वृद्धि को रोकता भी है। कहते हैं आज के समय में जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है, और आज हमारे समाज की मांग भी है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इसमें प्रयत्न करने की ज़रूरत है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसमें मिलकर नहीं कार्य करेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर जो है रोकना संभव नहीं है, और ये महत्वपूर्ण है। आज हमें ये बात सोचना चाहिए कि हमारे लिए चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों सामान्य हैं, और दोनों को जो है आगे हर चीज़ का जो है मौका दिया जाना चाहिए। सबको आगे बढ़ने का जो है प्रावधान करने चाहिए, और किसी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है, और जब तक ये जो है आम व्यक्तियों के मनसा से ये बात नहीं आएगा, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं जाएगा, जनसंख्या जन्म दर जो है कम नहीं हो सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ पुराने विचारों के कारण जो है जनसंख्या आज बढ़ती चली जा रही है। तो आने वाले समय में बहुत ही संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है।